We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ज्यादातर देश तिब्बत पर चीन के कब्जे को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया में बस एक ही शख्स है जिनकी मौजूदगी तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को चुनौती देती है, और वो है तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा। दलाई लामा की आवाज़ दुनिया भर में चीन के खिलाफ लाखों तिब्बतियों के विरोध का प्रतीक बनी हुई है। हालांकि खुद दलाई लामा भी ये मान चुके हैं कि तिब्बत चीन का ही हिस्सा है और उसे चीन के अंदर कहीं ज़्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी दलाई लामा की मौजूदगी अपने आप में चीन के इरादों पर भारी नजर आती है। दलाई लामा 90 साल के होने जा रहे हैं और अपने 90वें जन्मदिन से पहले उन्होंने चीन को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल चीन ये मानकर चल रहा था कि तिब्बतियों की सबसे बड़ी आवाज़ जब खामोश हो जाएगी, यानी जब दलाई लामा का निधन हो जाएगा, तो अब तिब्बत पर चीन के कब्जे को वो नैतिक आधार मिल जाएगा जिसकी उसे कई दशकों से तलाश थी, क्योंकि चीन चाहता था कि या तो दलाई लामा की मौत के बाद दलाई लामा का पद ही खत्म हो जाए या फिर चीन अपनी मर्जी से नए दलाई लामा का चुनाव कर ले। लेकिन मौजूदा दलाई लामा ने बस एक बयान से चीन के इरादों पर पानी फेर दिया। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तिब्बत के लोगों के लिए दलाई लामा की आवाज़ का क्या महत्व है, दलाई लामा का चुनाव कैसे होता है, भारत का इससे क्या कनेक्शन है और आगे क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बात इतिहास की कर लेते हैं और आपको जानकारी इतिहास की देते हैं ताकि उसके जरिए तिब्बत के वर्तमान को समझा जा सके। आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा सीमा विवाद चीन के साथ है। भारत की एक बड़ी लंबी सीमा रेखा चीन के साथ मिलती है, लेकिन चीन कभी भी भारत का पड़ोसी नहीं हुआ करता था। भारत और चीन दोनों ही दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, लेकिन दोनों देशों के बीच एक बफर स्टेट हुआ करता था और वो था तिब्बत। हिमालय की गोद में दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, जहां ज़्यादातर आबादी शांतिपूर्ण बौद्ध मत को मानने वाली थी। तिब्बत के इस बौद्ध जनता के धार्मिक गुरु दलाई लामा होते हैं, जिसे इनका पॉलिटिकल लीडर भी माना जाता है। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद माओ ने सत्ता संभालते ही तिब्बत पर अपनी नज़रें गड़ा दी और धीरे धीरे अपनी फौज भेजकर तिब्बत को अनऑफिशियली कब्जे में ले लिया। लेकिन तिब्बत में दलाई लामा की सत्ता बरकरार थी और लोगों के दिलों पर दलाई लामा की ही हुकूमत चलती थी। चीन ने दलाई लामा को बंधक बनाने की कोशिश की, तिब्बत में एक बगावत भी हुई। बाद में खच्चर पर बैठकर कई किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके या खच्चर पर चल के युवा दलाई लामा, उस वक्त जो 22-23 साल के रहे होंगे, वो 1959 में भारत आ गए। भारत के पीएम, उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। कहा जाता है कि उस वक्त की अमेरिकी सरकार ने भी भारत को दलाई लामा को शरण देने के लिए प्रोत्साहित किया था। दलाई लामा को शरण देने के मसले पर भारत और चीन के रिश्ते भी काफ़ी बिगड़े और दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध भी हुआ। दलाई लामा के भारत आने के बाद उनके हज़ारों अनुयायी भी भारत आ गए और बड़ी संख्या में भारत में ही रहने लगे और अभी भी रह रहे हैं। नेहरू सरकार ने उन्हें धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में बसाया और यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलने लगी, जो अभी तक चल रही है। दलाई लामा को भारत में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी तिब्बत के लोगों के लिए दलाई लामा ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तिब्बती परंपरा के मुताबिक दलाई लामा भगवान बुद्ध का अवतार होते हैं और पुनर्जन्म की अवधारणा के तहत ही नए दलाई लामा का चयन होता है। तिब्बती परंपरा के मुताबिक दलाई लामा के निधन के बाद उनका पुनर्जन्म होता है। अब तक 14 बार ऐसा हुआ है। मौजूदा दलाई लामा 14वें दलाई लामा है। उनकी पहचान की जाती है, जो पुनर्जन्म होता है उसकी पहचान की जाती है कि कौन सा बालक है और नए दलाई लामा के तौर पर उसके नाम का ऐलान किया जाता है। पहचान कैसे होती है? पहचान के लिए जो मौजूदा दलाई लामा होते हैं, जो पूर्ववर्ती दलाई लामा होते हैं, वो एक चिट्ठी लिख के जाते हैं। उस चिट्ठी को पढ़ा जाता है, जिसमें उन्हें अपने पुनर्जन्म को लेकर वो कुछ डायरेक्शंस लिख के जाते हैं और ये भी लिखा होता है कि अगले दलाई लामा में क्या देखना है। यानी मौजूदा दलाई लामा एक चिट्ठी लिखते हैं और बताते हैं कि मैं पुनर्जन्म जब लूँगा तो इन चीज़ों की परख करना और जिस बालक में वो चीज़ें मिले वही दलाई लामा होगा।
इसके बाद ये देखा जाता है कि संभावित दलाई लामा को अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं या नहीं, यानी जो नए दलाई लामा जिस बालक का चयन किया जाता है उससे भी उनके पूर्व जन्म की बातें पूछी जाती हैं। क्या वो उन चीज़ों को पहचान सकते हैं या फिर क्या वो अपने करीबी लोगों को पहचान सकते हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक गुरुओं के परीक्षण के बाद अगले दलाई लामा के नाम का ऐलान कर दिया जाता है। मौजूदा यानी 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को नॉर्थ ईस्ट तिब्बत के किसान परिवार के लामो धोंडुप नाम के रूप में हुआ था। वो 2 साल के थे तब उन्हें पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया था। अब चीन की कोशिश है कि नए दलाई लामा के तौर पर जिस भी बच्चे को पहचाना जाए वो उसकी पसंद का हो, लेकिन मौजूदा दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि अगला दलाई लामा उनकी मर्जी से ही चुने जाएंगे। हालांकि साल 2011 में उन्होंने कहा था कि वो इस बात पर विचार करेंगे कि दलाई लामा नाम का ये संस्थान, ये पद रहे या नहीं। ये बात चीन के लिए राहत भरी थी, लेकिन अब दलाई लामा ने साफ कर दिया कि नए उनके वारिस को चुनने की प्रक्रिया तय करने का वक्त आ गया है। दलाई लामा ने बुधवार को एक बयान दिया और कहा कि 600 साल पुरानी संस्था उनके निधन के बाद भी जारी रहेगी। इस फैसले से उनके बौद्ध अनुयायियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में धार्मिक नेताओं की एक बैठक की और बैठक की शुरुआत में एक वीडियो टेलीकास्ट किया गया। इस वीडियो में उन्होंने ये मैसेज दिया। उन्होंने मैसेज में कहा कि मैं पुष्टि करता हूं कि दलाई लामा नाम की संस्था जारी रहेगी, यानी उन्होंने अगले दलाई लामा के चुनने की प्रक्रिया से चीन को बाहर कर दिया एक तरीके से। दलाई लामा ने कहा कि उनके उत्तराधिकारी को पहचानने का अधिकार सिर्फ भारत में मौजूद उनके दफ्तर के गदेन फोड्रांग ट्रस्ट जो है एक नाम, उसके पास है। उन्होंने 2 टूक कहा कि किसी दूसरे को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उनका यह बयान सीधे तौर पर चीन के उस दावे को चुनौती देता है जिसमें वो कहता रहा है कि अगले दलाई लामा की नियुक्ति वो खुद करेगा। लेकिन अगले दलाई लामा की नियुक्ति के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनके पिछले वाले दलाई लामा का बयान या उनकी चिट्ठी। वो तो ये मौजूदा दलाई लामा को देनी है और ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें बाकी कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा, यानी चीन का पत्ता दलाई लामा ने साफ कर दिया है। और चीन की सरकार का पास्ट भी ऐसा ही रहा है कि वो दलाई लामा या तिब्बत के जो बौद्ध हैं उनके धार्मिक मामलों में काफ़ी दखल देती है। 1989 में एक पंचेन लामा चुने गए थे जो दलाई लामा के बाद दूसरे नंबर की पोजीशन होती है। उनको अगवा कर लिया गया था और अब तक उनका कोई अता पता ही नहीं चला और चीन ने एक नए पंचेन लामा घोषित कर दिए थे जो अभी भी उनके पक्ष में बात करते हुए चीन में ही रहते हैं। यही मॉडल चीन दलाई लामा के वारिस के तौर पर भी वारिस के साथ भी आजमाना चाहता है, लेकिन अब ये मुश्किल लग रहा है और बहुत मुमकिन है कि मौजूदा दलाई लामा के निधन के बाद चीन किसी और को नया दलाई लामा घोषित भी कर दे। लेकिन चीन तो घोषित कर देगा, पर इस बात की संभावना बेहद कम है कि दलाई लामा के फॉलोअर्स उसे कबूल करेंगे या नहीं। ऐसे में भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा खास हो जाती है कि भारत नए दलाई लामा के मसले पर कैसा रुख अख्तियार करता है। अगर दलाई लामा के वारिस की पहचान भारत में होती है तो वो चीन के घोषित उत्तराधिकारी से अलग होगा। तो भारत को एक बड़ा फैसला लेना होगा। या तो भारत दलाई लामा के सही वारिस को मान्यता देगा जिससे चीन भड़क सकता है, या फिर भारत चुप्पी साध लेगा जिससे तिब्बत के समुदाय के लोगों में भी संतोष हो सकता है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कई सारे बाकी डेमोक्रेटिक देश पहले ही दलाई लामा के समर्थन में बयान देते रहे हैं। ऐसे में चीन के लिए अपनी पसंद का दलाई लामा बनाना बेहद कठिन हो जाएगा। सीधी सी बात है, मौजूदा दलाई लामा ने अपना एक बयान देकर अपने 90वें जन्मदिन पर एक बयान देकर कि अगला दलाई लामा कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया कौन शुरू करेगा, पूरी तरीके से तिब्बत के मसले को दुनिया की नज़रों में एक बार फिर से सामने ला दिया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में चाहिए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।